ये आपके आज के दैनिक जागरण का संपादकीय पाठ है। और संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, या फिर आप लोग इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद पहुंचाता है। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहाँ से मिलती है। और ये संपादकीय पाठ की क्लास आपकी 12 बजे दिन में आप लोगों को मिल जाया करेगी। और शाम के 6 बजे आपका एक मॉक टेस्ट रखा जा रहा है आपके प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए। तो उसमें ज़रूर आप लोग सम्मिलित हुआ करिएगा, अपना स्कोर देखा करिएगा, और अपनी तैयारी की जांच भी आप लोग वहां से कर सकते हैं कि किस लेवल पर आपकी तैयारी पहुंच चुकी है। कब तक चलेगा यूक्रेन युद्ध? आप सभी जान रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, तो उसी की बातें हो रही हैं। एक बार पहले आप लोग रूस और यूक्रेन को देख लीजिए। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये रूस आपको देखने को मिलेगा, ये आपको यूक्रेन देखने को मिलेगा, और ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। रूस की राजधानी मास्को देखने को मिलेगी आप लोगों को, और यूक्रेन की अगर हम लोग बात करें तो कीव इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। दो साल पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब यही सोचा गया था कि कुछ ही दिनों में यूक्रेन घुटने टेक देगा, लेकिन यह लड़ाई 2 साल से अधिक लंबी खिंच गई और अभी इस पर विराम के कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो देशों ने यूक्रेन को जो आर्थिक एवं सामरिक सहायता पहुंचाई है, उसने इस युद्ध के समीकरण बदल कर रख दिए और रूसी सेना को यूक्रेन में कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है और कीव के मोर्चे से पीछे भी हटना पड़ा है। पश्चिम की राजनीतिक यही थी कि रूस को उसी तरह युद्ध में फंसाया जाए जैसा कभी अफगानिस्तान में किया गया था, और जिसमें रूसी सेना को भारी क्षति उठानी पड़े। और पश्चिम का यह भी था मानना था कि आर्थिक प्रतिबंधों के चलते रूसी अर्थव्यवस्था पूरी बुरे असर से रूसी समाज में इस युद्ध को लेकर सवाल उठने लगेंगे और जन असंतोष से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी गद्दी छोड़ने पर विवश हो जाएंगे और उनकी जगह लेने वाला नेता युद्ध से पीछे हट जाएगा। पश्चिमी देशों की यह व्यूह रचना निराधार नहीं थी, क्योंकि रूसी इतिहास में पहले ऐसा हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध के बीच रूस में हुई कम्युनिस्ट क्रांति को मिले समर्थन के पीछे एक कारण यही माना जाता है कि रूसी जनता जार के विस्तारवादी युद्धों से अजीज आ चुकी थी। और यह भी ध्यान रहे कि सोवियत संघ के विघटन का एक मुख्य कारण अफगान युद्ध में अफगान अमेरिका और पाक समर्थित जिहादियों के हाथों उसकी हार को भी माना जाता है। एक बार आप लोग देखिए नाटो के बारे में जान लीजिए, क्योंकि आप देखते हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि नाटो ही इसके लिए जिम्मेदार है, रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है। नाटो यानी कि इसकी बात हो रही है, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी की बात हो रही है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अतीत से सबक लेते हुए पुतिन लंबे संघर्ष के लिए शायद पहले से तैयार थे और उन्होंने न केवल सामरिक तैयारी रखी बल्कि रूसी अर्थव्यवस्था को बचाने को की वैकल्पिक योजनाएं भी बनाई। उन्होंने घरेलू राजनीतिक परिदृश्य और आंतरिक सुरक्षा पर भी मजबूत पकड़ बनाए रखी। जार और सोवियत संघ के पतन के समय ऐसा नहीं था। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब पुतिन खुफिया एजेंसी केजीबी के में काम करते थे। वह इससे अवगत रहे होंगे कि तब क्या कमी रह गई थी। जब पुतिन सत्ता में आए तब रूस का मुस्लिम बहुल चेचन्या भारत में कश्मीर की भांति जिहादी आतंक से बुरी तरह ग्रस्त था। चेचेन आतंकियों ने 2002 में मॉस्को के एक थिएटर में 850 लोगों को बंधक बना लिया। बंधक तोड़ने के बदले आतंकियों ने अपने साथियों को की रिहाई की मांग की। पुतिन ने उनकी मांग मानने के बजाय कमांडो ऑपरेशन का ऑपरेशन दिया। इस अभियान में आतंकियों के साथ साथ 172 बंधकों की जान गई। फिर 2004 में आप देखिए रूस के बेसलान शहर के एक स्कूल में 777 बच्चों सहित 1100 लोगों को आतंकियों ने बंधक बनाया। आतंकियों का मानना था कि बच्चों को लेकर उठे भावनात्मक ज्वार के आगे पुतिन को झुकना पड़ेगा, उनकी मांगें माननी पड़ेंगी। पुतिन ने पुनः कड़ा फैसला लेते हुए कमांडो कार्रवाई का आदेश दिया और सभी आतंकी मार गिराए गए, लेकिन 186 बच्चों सहित 334 लोगों की जान भी गई। इस पर रूसी सरकार की कुछ आलोचनाएं हुई, लेकिन एक कड़ा संदेश भी गया कि विघटन के बाद रूस को कमजोर समझने की भूल न करें। आतंकियों को भी समझ आ गया कि बंधक बनाकर रूसी सरकार से मांगे नहीं मनवाई जा सकती हैं। फिर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इससे रूसी समाज राष्ट्रीय स्वाभिमान और सुरक्षा की दृष्टि से लंबे संघर्ष एवं बलिदान के लिए तैयार हुआ है। पुतिन ने लंबे सैन्य अभियान के बाद चेचेन आतंकवाद को कुचल दिया। यूक्रेन के मामले में पश्चिम को लगा था कि धन और हथियारों की आपूर्ति से युद्ध को लंबा खींचकर रूस को हताश
हताश किया जा सकता है, लेकिन जो देश अपने स्वाभिमान के लिए नागरिकों की जान भी दांव पर लगा दे, उसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। यूक्रेन युद्ध नाटो की सदस्यता और नाटो सेनाओं की यूक्रेन में तैनाती की अटकलों को लेकर आरंभ हुआ, लेकिन नाटो अभी तक यूक्रेन को सदस्यता देने की हिम्मत नहीं जुटा सका। यूरोपीय और अमेरिकी नेता भी अपनी सेनाओं को यूक्रेन भेजने का साहस नहीं जुटा पाए हैं। उल्टे यूक्रेन के कई क्षेत्र रूस का हिस्सा बन गए हैं। मोल्दोवा के एक हिस्से ट्रांस निस्टीरिया के भी अलग होकर रूस में मिलने की चर्चा जोरों पर है। रूसी जनता की नज़र में ये बड़ी सफलता है, क्योंकि वर्तमान में ना तो सोवियत काल की तरह रूस के पास उतना बड़ा साम्राज्य है और ना ही उतने मित्र देश हैं। इसके बावजूद रूस पश्चिमी देशों की साझा शक्ति का पुरजोर मुकाबला कर रहा है। अब तो पश्चिमी मीडिया और विश्लेषक भी यह मानने लगे हैं कि उन्होंने रूस की लंबा युद्ध लड़ने की क्षमता को कमतर आंका था और एक समय पश्चिमी देशों का पूरा ध्यान यूक्रेन पर था। लेकिन अक्टूबर में इजराइल पर हमास के हमले के बाद उन्हें रणनीति बदलने पड़ी। अब उन्हें पश्चिम एशिया में भी अपने संसाधन झोंकने पड़े हैं। लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी के पश्चिम को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी रक्षा उत्पादन तंत्र एक साथ इतने मोर्चों पर आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं दिखता है, जबकि रूस अपने संसाधन न सिर्फ यूक्रेन पर केंद्रित रहते हुए बल्कि अपना रक्षा उत्पादन निरंतर बढ़ा रहा है, जो अब रूसी जीडीपी के लगभग आप देखिए एक तिहाई के बराबर पहुंच गया है। केवल फरवरी में ही रूसी रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आप देखिए 5 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। रूसी हथियार कारखानों में लोग डबल ओवर टाइम कर रहे हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद से अपमानित महसूस कर रहे रूसी समाज को पुतिन पुरातन रूसी स्वाभिमान की याद दिला रहे हैं। अमेरिकी पत्रकार कार्लसन को दिए एक हालिया साक्षात्कार में पुतिन यही सिद्ध करते दिखे कि किस प्रकार यूक्रेन सदा से रूस का हिस्सा या प्रभाव क्षेत्र रहा है। वह अपने भाषणों में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले रूसी समाज को यह भी बताने में किस तरह यह युद्ध सिर्फ रूस को नाटो के सैन्य खतरे से को लेकर नहीं, बल्कि रूस के जीवन मूल्यों को अमेरिकी सोशल इंजीनियरिंग और वोक एजेंडे से जुड़ी विकृतियों से बचाने को लेकर भी लड़ा जा रहा है। यदि पुतिन रूसी सत्ता और समाज पर पकड़ बनाए रहते हैं तो देर से ही सही रूस की ही विजय होगी। लेखक काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबंधित सामरिक विश्लेषक हैं, इनका नाम है दिव्य कुमार सोती। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल और हमास में चल ही रहा है। यहाँ की बात हो रही है, भूमध्य सागर है, लाल सागर है, अदन की खाड़ी है, अरब सागर है। यहाँ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा। कठिन होता वैवाहिक रिश्तों का निर्वाह। चलिए, अच्छा कॉलम लिखा जा रहा है, ये आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए। सपने देश में पति पत्नी के रिश्तों में दरार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और हाल के एक आंकड़े के अनुसार 2021 में देश भर की पारिवारिक अदालतों में विवाह विच्छेद के जो मामले करीब 5 लाख थे, वे 2023 में बढ़कर 8 लाख से अधिक हो गए हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि शादियां चल भी कम तो रही हैं और आंकड़ों के अनुसार फैमिली कोर्ट में जितने मामले निपटाए जाते हैं उतने ही नए दर्ज हो जाते हैं। तलाक के बढ़ते मामले एक बड़े सामाजिक बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या संबंध विच्छेद के बढ़ते मामलों को सिर्फ व्यक्तिगत निर्णय मानना उचित होगा? क्या यह जरूरी नहीं कि उन नकारात्मकताओं पर ध्यान दिया जाए जो सामाजिक ढांचे को ध्वस्त कर रही है और तथाकथित आधुनिकतावादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दुहाई देते हुए विवाह को एक संस्था के रूप में स्वीकारने को रुचिगत विचार मानते हैं? उनका तर्क है कि जब भारत में तलाक की दर दुनिया भर में सबसे कम है तो उस पर इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है। यकीनन भारत में संबंध विच्छेद के मामले कम है, परंतु जिस तीव्र गति से इनमें वृद्धि हो रही है उससे क्या यह शंका नहीं है कि भविष्य में यह पश्चिमी देशों के बराबर खड़े हो जाएंगे? यदि ऐसा हुआ तो इसका बुरा असर समाज के साथ देश पर भी पड़ेगा। पहले आप देखिए, पहले समय में कोई सुनते थे, मुश्किल से 1 आध 2 घटनाएं सुनते थे कि वो पति पत्नी अलग हो गए और आप देखते अच्छा नहीं देखा जाता था अगर इस तरह के दोनों अलग होते थे। लेकिन आज आप देखिए चलन सा बन चुका है। अगर आमतौर पर संबंध विच्छेद का सबसे अधिक पीड़ा बच्चों के हिस्से में आती है। सारा मैक्लाहन और गैरी सैंडफोर की पुस्तक ग्रोइंग अप विद द सिंगल पेरेंट ब्राइट हेल्प्स एकल परिवारों में पलने वाले बच्चों की त्रासदी बयान करती है। इस पुस्तक के अनुसार एकल परिवार में पले लड़कों में निष्क्रिय रहने की प्रवृत्ति होती है। लड़कियों में अवसाद एवं भटकाव की आशंका काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। एक शोध से पता चला कि जिन बच्चों ने माता पिता के तलाक का अनुभव किया है उनके अपराधों में संलग्न होने की अधिक आशंका होती है। ये आप देखिए खासकर मूवियों में ज़्यादा होता था और आप देखते हैं कि हम लोग मूवियों से बड़ा कुछ सीखते हैं और बड़ा जल्दी अपना भी लेते हैं। विवाह एक साझा उत्तरदायित्व है और इसके लिए किसी एक पक्ष को पूर्ण रूप से दोषी ठहराना उचित नहीं होगा, परंतु इस तथ्य का पर विचार करना आवश्यक है कि बीते कुछ दशकों में संबंधों के बिखराव के क्या कारण हैं। यह प्रश्न यह है कि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में ऐसे क्या बदलाव आए हैं कि संबंधों का निर्वहन चुनौती बन गया है। नारीवाद की दूसरी लहर की उत्प्रेरक बेट्टी
फीडन की पुस्तक द फेमिनिन मैस्टिक उस सामाजिक व्यवस्था का विरोध करती है जिसमें महिलाओं की भूमिका विवाह और संतान उत्पत्ति स्वीकार की गई है। कुछ दशक पहले नारीवाद समाजशास्त्री एन ओकले और क्रिस्टीन डेल्फी का खासा असर था। विवाह को लेकर इन दोनों के विचार बहुत नकारात्मक थे। इन्होंने विवाह को पितृ सत्तात्मक व्यवस्था के उत्पाद के रूप में देखा जो पति द्वारा पत्नी के शोषण पर आधारित था। नारीवादियों ने तलाक की संभावना का जश्न मनाया क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा होने से महिलाएं पुरुषों को छोड़कर उनके नियंत्रण से मुक्त हो सकती हैं। पश्चिम से पनपी इस विचारधारा ने भारतीय संस्कृति में भी घुसपैठ की और परंपरागत वैवाहिक मूल्यों को कमजोर किया है। और प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि क्या महिलाएं यूं ही विवाह में प्रताड़ित और शोषित होती रहें। निश्चित ही सभ्य समाज में किसी भी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे संबंधों से मुक्ति पाना अपरिहार्य भी है, परंतु प्रताड़ना की व्याख्या करना उलझा हुआ विषय है। तनिक मनमुटाव, मामूली बहस या फिर भौतिक आकांक्षाओं की अपेक्षा अनुरूप पूर्ति न होना प्रताड़ना या फिर छद्म अहं की संतुष्टि न होना। उल्रिच बेक और एलिजाबेथ वेगर्नशेम ने उत्तर आधुनिकतावादी समाज में रिश्तों पर व्यापक शोध किया। उनका मानना है कि चूंकि लोगों के पास आर्थिक और व्यक्तिगत स्तर पर अनेक विकल्प उपलब्ध हैं, इसलिए वे सहजता से ही किसी रिश्ते से बाहर निकलने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अमूमन विवाद विच्छेद की स्थिति में पुरुषों को ही दोषी मानने का प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है, उन्हें स्वार्थी माना जाता है। परंतु क्या वाकई ऐसा है? अप्रैल 2021 में साइकोलॉजिकल साइंस में विकासित सोच सेक्स डिफरेंस इन मेल प्रेफरेंसेस अक्रॉस 45 कंट्रीज ए लार्ज स्केल रिप्लिकेशंस स्पष्ट करता है कि महिलाएं विवाह में वित्तीय संसाधनों को पुरुषों की तुलना में प्राथमिकता देती हैं और ऐसे पुरुषों के साथ विवाह करना चाहती हैं जो उनकी तमाम भौतिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले मजबूत हो जाइए। बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं ना कि भैया हमारी छोड़ के जा रही है, हमारी छोड़ कर चला गया। मैं कहता हूँ आप क्या करते हैं? तो कहते हैं बेरोजगार है। मैं कहता हूँ फिर क्यों रहे वो? अगर उसे कोई ऑप्शन अच्छा मिल रहा है तो बेहतर वो ऑप्शन अपनाएगी। या आधुनिकता की कथित अग्नि श्रेणी में खड़ी महिलाएं परंपरागत वैवाहिक व्यवस्था का उपहास उड़ाती हैं। शिक्षित और आत्मनिर्भर होने की स्थिति में भी वे सुख सुविधाओं के लिए अपने जीवन साथी से अपेक्षा करती हैं। इस सत्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। आधुनिक समाज में लोग विवाह को एक उत्पाद मानते हैं। यदि यह उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता या कुछ और बेहतर आप देखते हैं कि बेहतर दिखाता है तो वे आसानी से छुटकारा पा लेते हैं। वैवाहिक रिश्तों में घटती सह निर्भरता दंपतियों में अलगाव की आशंका को बढ़ा देती है। आधुनिकता के ढांचे में ढलता समाज सह निर्भरता को है दृष्टि से देखता है, परंतु रिश्तों में आप देखिए स्थायित्व के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता और जीवन साथी के हितों के प्रति असंवेदनशीलता वैवाहिक संबंधों को पीड़ाजनक बना देती है। विवाह कोई रण क्षेत्र नहीं है जहां प्रतिस्पर्धा हो या फिर एक दूसरे को परास्त करने के लिए साम दान दंड भेद की रणनीति अपनाना आवश्यक हो। यह दायित्व, समर्पण और त्याग की आधार भूमि पर खड़ी होने वाली संस्था है। संबंधों का बाजारीकरण न आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर है, ना समाज और देश के लिए। लेखिका समाजशास्त्री है, इनका नाम है डॉक्टर ऋतु सारस्वत के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। अब देखिए समाज बदलता जा रहा है, बिल्कुल अलग देशा जाता जा रहा है, तो उसका प्रभाव भी पड़ रहा है। आप देखते हैं समाज पर पहले इसे बहुत बुरा माना जाता था, आज तो चलन बन चुका है एक तरह से। यहाँ भी एक कॉलम क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध हमारे तन और मन दोनों के लिए अत्यंत घातक होता है। अक्सर क्रोध का कारण हमारी अपनी ही कोई गलती होती है, लेकिन क्रोध करने से गलती तो सुधरने वाली नहीं है, उल्टे इससे स्थितियाँ और प्रतिकूल हो सकती हैं। गलती पर क्रोध से कोई लाभ नहीं है, गलती का परिमार्जन ही श्रेयस्कर माना जाता है और इसके लिए हमें पहले गलती को स्वीकार करना होगा। कई बार देखने में आता है कि हम अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं, फिर उससे सुधार कैसे करेंगे? अपनी गलती के बचाव में हम कुतर्क तर्क करने लगते हैं। जब सामने वाला उस तर्कों को स्वीकार नहीं करता तो हमारा क्रोध की तीव्रता और बढ़ती जाती है। क्रोध की अग्नि में व्यक्ति स्वयं ही भस्म होने लगता है, उसका समग्र संतुलन बिगड़ना आरंभ हो जाता है और ऐसी स्थिति में वह जो सही करने का प्रयास करता है उसके भी गलत होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में क्रोध की स्थिति में सबसे आवश्यक यही है कि स्वयं को स्थिर रखा जाए, क्रोध की लहर को शांतिपूर्वक तट से टकराने दिया जाए। उसका प्रतिरोध करने पर क्रोध की लहरें और ऊंची उठकर विकराल रूप ले सकती हैं। जैसे तन को स्वस्थ रखने के लिए कुपस्थ से दूर रहना पड़ता है, उसी प्रकार मन को प्रसन्न रखने के लिए अपेक्षा, आग्रह, आसक्ति, अहंकार और उससे उपजे क्रोध से स्वयं को दूर रखना होता है। गर्म दिमाग से हुई क्षति के परिणाम के प्रभाव भी तुरंत प्रत्यक्ष होने लगते हैं। इससे मानसिक शांति गायब हो जाती है, शब्दों में मधुरता लुप्त हो जाती है और संबंधों में
आत्मीयता और हृदय की कोमलता विलुप्त हो जाती है। इतने दुष्परिणामों का अनुभव होने पर ही भी हम दिमाग को शांत रखने के लिए प्रयत्नशील नहीं होते, तो इसका अर्थ यही है कि हमारे भीतर विवेक व चेतना जैसी कोई शक्ति है ही नहीं है। और ऐसी अहितकारी स्थिति से बचने के लिए हमें क्रोध को पास भी नहीं भटकने देना चाहिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है। बेंगलोर में जो धमाका हुआ कर्नाटक में। बेंगलोर के एक कैफे में बम धमाका हर लिहाज से एक बड़ी और चिंताजनक घटना है। एक तो यह धमाका ऐसे समय में हुआ जब आम चुनाव की घोषणा होने वाली है, दूसरी ओर भारत की सिलिकॉन वैली माने जाने वाले शहर में हुआ है। यह भी उल्लेखनीय है कि बेंगलोर के जिस रामेश्वरम कैफे में धमाका हुआ वह उस इलाके में है जिसे आईटी गतिविधियों का गढ़ कहा जाता है। क्या किसी ने इस कैफे को इसलिए निशाना बनाया ताकि दुनिया भर के ध्यान आकर्षित किया जा सके? हैरानी नहीं है कि ऐसा ही हो। यह तो गनीमत है कि बम धमाके में घायल लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन इस धमाके की प्रकृति यही संकेत करती है कि उसके पीछे किसी आतंकी का हाथ हो सकता है। धमाका एक बैग में रखी आईईडी से किया गया है जिसे छोड़ गया था। यह तो आतंकियों वाला तौर तरीका ही है। यह अच्छा हुआ कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी, और उसके लिए ये आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है वह इस घटना को अंजाम देने वालों तक सीख पहुंचे। दहशत पैदा करने वाली इस घटना के पीछे कोई लॉन वुल्फ यानी कि इकलौता शख्स भी हो सकता है, और पूरा गिरोह भी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि हाल के समय में दक्षिण भारत में कई आतंकी मॉड्यूल बेनकाब हुए हैं। बेंगलोर के कैफे में धमाके की पुष्टि होने और उसके पीछे किसी आतंकी का हाथ होने की आशंका उभरते ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने देश में हमेशा ऐसा ही होता है और राजनीति हमेशा होने लगती है। आरोप प्रत्यारोप के इस सिलसिले के लिए एक बड़ी हद तक कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ही जिम्मेदार है। चंद दिनों पहले उसने कश्मीरी मूल की ब्रिटिश नागरिक निताशा कौल को एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया, जो यह कहती रही कि घाटी में कश्मीर पंडितों के साथ अत्याचार नहीं हुआ, कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा, और अनुच्छेद 300 हटाकर अन्याय किया। पाकिस्तान जाकर भारत के खिलाफ जहर उगल चुकी इस महिला को जब देश में घुसने नहीं दिया गया तो उल्टे भारत सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। क्या यह लज्जा की बात नहीं है कि पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने और उसके जैसी भाषा बोलने वाली इस महिला को कर्नाटक सरकार ने संविधान और राष्ट्रीय एकता पर उपदेश देने के लिए बुलाया? इसकी भी अनदेखी ना करें कि हाल में जब कर्नाटक विधानसभा में कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का मामला आया तो कांग्रेस नेता वीके हरिप्रसाद ने यह कहा कि भाजपा के लिए पाकिस्तान दुश्मन देश हो सकता है, हमारे लिए नहीं। कांग्रेस का इतना तो आभास होना चाहिए कि इस तरह का रवैया देश विरोधी तत्वों का दुस्साहस ही बढ़ाता है। सड़क सुरक्षा तो उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में जहां तीव्र मोड़ व सिंगल लेन वाली सड़कों को सुरक्षित किए जाने की सबसे अधिक आवश्यकता महसूस हो रही है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश सरकार के संज्ञान में यह बात नहीं है। सरकार ने गत वर्ष बजट में सड़कों के किनारे पैराफिट एवं क्रैश बैरियर लगाने के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। इस बार भी इस मद में बजट में लगभग 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, बावजूद इसके अधिकारियों की कार्यशैली बदलती नजर नहीं आ रही है। और स्थिति यह है कि अभी भी पर्वतीय क्षेत्र में क्रैश बैरियर व पैराफिट नहीं लग पाए हैं। और बीते बुधवार को उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश सीमा पर अट्टाल के निकट कार हादसा हुआ जिसमें 6 व्यक्तियों की मौत हुई। इस मार्ग पर त्यूनी से सनेल तक लगभग 40 किलोमीटर तक के हिस्से में पैराफिट व क्रैश बैरियर नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र में आप देखते हैं यह अकेली ऐसी सड़क नहीं है जिसमें पैराफिट नहीं है। प्रदेश में अभी लगभग 4000 किलोमीटर सड़कों पर क्रैश बैरियर पैराफिट लगाए जाने हैं। यह आंकड़ा विभाग के वर्ष 2018 के सर्वे में सामने आया था। इसके बाद कई नए मार्ग बने हैं। वाहन खाई में ना गिरे इसके लिए पैराफिट अथवा क्रैश बैरियर जरूरी है। प्रदेश में गठित सड़क सुरक्षा समिति सड़क सुरक्षा के लिए विभागों को समय समय पर दिशा निर्देश देती है, लेकिन इनका अनुपालन सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि अभी तक प्रदेश में पैराफिट व क्रैश बैरियर लगाने का कार्य पूरा नहीं हो पाया। अब प्रदेश में आप देखिए 4 धाम शुरू होने वाली है। सरकार को चाहिए कि वह इसके लिए संबंधित विभागों को निश्चित समय सीमा के भीतर यह कार्य पूरा करने के लिए निर्देश दे और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करे। देखिए ये भारत है हमारा, इसमें आप देखिए उत्तराखंड है, इसकी सीमा आप देखिए चाइना और नेपाल से लगती राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती, उत्तराखंड से लग करके बनाया गया था। ये बेंगलोर कर्नाटक देखने को मिलेगा आपको। ग्लेशियर में पिघलने से महामारी की आशंका। कोविड का दंश को संपूर्ण विश्व ने झेला। समूचे विश्व में कई शोधकर्ता वायरस और बैक्टीरिया जनित महामारियों के फैलने में बदलती जलवायु की भूमिका को समझने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालिया अध्ययनों में यह स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी के विभिन्न ग्लेशियरों के नीचे कई प्रकार के प्रागैतिहासिक वायरस और बैक्टीरिया दफन है। ग्लेशियर हिमनद पृथ्वी पर अवलंबनीय जल के सबसे बड़े स्रोत भी हैं। आज दुनिया के तमाम ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ऐसे में न केवल ग्लेशियरों के खात्मे का खतरा मंडरा रहा है, बल्कि इनके लगातार पिघलने से इनमें हजारों वर्ष से दफन घातक बैक्टीरिया और वायरस भी बाहर आ सकते हैं। विज्ञानी चेताते हैं कि बाहर आने के बाद सूक्ष्म जीव धरती पर मनुष्य के विनाश का कारण भी बन सकते हैं। इस अध्ययन से जुड़ी रिपोर्ट जर्नल माइक्रोबायोम में प्रकाशित हुई है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने चीन में
समुद्री सतह से 22,000 फीट की ऊंचाई पर तिब्बत के पठारों में स्थित गोलिया गुलिया आइस कैंप की बर्फ के नमूनों का विश्लेषण किया, जिसमें उन्हें हजारों साल पुराने विभिन्न प्रकार प्रजातियों के वायरस मिले। इन वायरसों में से अधिकांश के संक्रमण का कोई इलाज नहीं है। ये किसी भी समय मनुष्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। शोधकर्ताओं ने बर्फ के नमूनों का जेनेटिक विश्लेषण करने के लिए मेटा मेटा मेटागेनोमिक्स नामक तकनीक का प्रयोग किया। इस तकनीक की मदद से आप देखिए शोधकर्ताओं ने यह समझने की कोशिश की है कि वायरस असल में किस चीज़ से बने हैं। और इस अध्ययन के तहत 33 वायरसों की पहचान की गई, जिसमें से 28 नए प्रकार के हैं। ग्लेशियर पिघलने से आप देखिए न केवल प्राचीन और संगीत रोगाणुओं के साथ वायरस नष्ट हो जाएंगे, बल्कि वे पर्यावरण में भी मुक्त हो जाएंगे। संभव है कि ऐसे सूक्ष्म जीव हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पृथ्वी पर मनुष्य के विनाश का भी कारण बन जाए। वर्ष 2022 में प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी में प्रकाशित अपने एक अध्ययन में भी शोधकर्ताओं ने चेताते हुए कहा था कि यदि ग्लेशियर इसी तरह पिघलते रहे तो इसके भीतर दफन बैक्टीरिया और वायरसों के फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। इन बैक्टीरिया एवं वायरसों से सबसे पहले समुद्री जीव संक्रमित होने और फिर पक्षी व अन्य जीव इनमें मनुष्य भी संक्रमित हो सकते हैं। ग्लेशियरों के नीचे दबे ये वायरस और बैक्टीरिया महामारी पैदा कर सकते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्लेशियरों का सूक्ष्म जीव मंडल बदल जाएगा, जिससे वायरस व बैक्टीरिया बाहर आ जाएंगे। और इस संकट को देखते हुए ग्लेशियरों के संरक्षण से संबंधित नीतिगत बदलाव की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। ये आप देखेंगे छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, टिप्पणियाँ देख सकते हैं। इसकी PDF एजुकेशन सर्कल जो प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, उस पर डाल दी जाती है, वहाँ से डाउनलोड कर लिया करिएगा। आर्थिकी का अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन। आप लोगों से एक सवाल है, मैं कई बार GDP के बारे में बात किया हूँ, कई बार मैं कहता रहता हूँ कि आप लोग क्या करना है, आप लोगों को इकोनॉमी की NCERT किताबें पढ़नी चाहिए। जो शब्द रहते हैं ना इस तरह के, GDP हो गई, आप देखते हैं कि राष्ट्रीय आय हो गई, इनके बारे में आपको एक सामान्य जानकारी तो होनी चाहिए कि आखिर होते क्या हैं। आर्थिकी का अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन, ये अच्छा कॉलम है, क्या है, अच्छा आर्टिकल है। भारत विनिर्माण इकाई की वृद्धि दर 4.8% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में 11.6% हो गई, तथा निर्माण के क्षेत्र में वृद्धि दर 9.5% की रही है। साथ ही खनन के क्षेत्र में वृद्धि दर 1.4% से बढ़कर 7.5% की रही है। और वस्तुतः ये तीनों ही क्षेत्र रोजगार सृजन के क्षेत्र में माने जाते हैं। अतः देश में अब रोजगार के नए अवसर भी निर्मित हो रहे हैं। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों में वृद्धि दर आकर्षित रही है। कृषि का क्षेत्र जरूर विपरीत रूप से प्रभावित हुआ है एवं कृषि के क्षेत्र में वृद्धि दर 0.2% ऋणात्मक रही है। हालांकि वित्त वर्ष 2019-20 से 22-23 तक कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर 3% प्रति वर्ष से अधिक रही है, परंतु प्रकृति के आगे किसी की चलती नहीं है। वित्त वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद के विशेष रूप से उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर के आंकड़ों को देखकर तो अब यह विश्वास है के साथ कहा जा सकता है कि भारत आगे आने वाले वर्षों में 10% प्रति वर्ष की विकास दर हासिल करने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले लगभग 4 साल के अंदर ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और साथ ही भारतीय शेयर बाजार भी बाजार पूंजीकरण के मामले में वर्तमान विश्व में चौथे स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा, क्योंकि भारत में आर्थिक विकास की तीव्र गति को देखते हुए विदेशी निवेशक एवं विदेशी निवेशक संस्थान दोनों ही भारतीय पूंजी बाजार में अपने निवेश को निश्चित ही बढ़ाएंगी। भारत वित्त वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही में अनुमानों से कहीं अधिक वृद्धि दर हासिल करने के पीछे हाल के समय में आर्थिक क्षेत्र के साथ ही सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तन भी मुख्य भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। इस ओर सामान्यतः विदेशी अर्थशास्त्रियों और वित्तीय संस्थानों का ध्यान शायद नहीं जा रहा है। हाल में भारत में विभिन्न त्यौहार अत्यधिक उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। त्योहारों एवं शादियों के मौसम में भारतीय परिवारों, विशेष रूप से मध्यम वर्गीय एवं उच्च वर्गीय परिवारों के खर्च में व्यापक वृद्धि हो रही है। इस खर्च का पूरा पैसा अर्थव्यवस्था में आ रहा है और जिससे आर्थिक वृद्धि दर में तेजी दिखाई देने लगी है। और 2023 में दीपावली के दौरान लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की राशि भारतीय परिवारों द्वारा खर्च की गई है। शादियों के दौरान भारतीय परिवारों द्वारा अतिरिक्त खर्च किया जाना भी केवल भारत की ही विशेषता है। अन्य देशों में शादियों के दौरान इस प्रकार के खर्च नहीं होते हैं। दूसरे, भारत में हाल के समय में धार्मिक पर्यटन में व्यापक वृद्धि देखने में आई है और क्योंकि इस क्षेत्र की आधारभूत संरचनाओं में आमूलचूल सुधार हुआ है। अब आप देखिए अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, तो हम ही तो पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है।
धार्मिक पर्यटन के बढ़ने से रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित हो रहे हैं। स्थानीय आर्थिकी को भी बल मिल रहा है। अयोध्या, वाराणसी, उज्जैन, हरिद्वार आदि धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से प्रतिदिन 2 लाख से अधिक पर्यटक पहुंच रहे हैं और इससे न केवल स्थानीय बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मिल रहा है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा आर्थिकी क्षेत्र में निरंतर किए जा रहे सुधारों के चलते एवं पूंजीगत खर्च में की जा रही बढ़ोतरी से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख करोड़ रुपए के इस मद में खर्च किए गए हैं, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस मद में 7.5 लाख करोड़ रुपए की ही खर्च किए गए थे। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में पूंजीगत खर्च की राशि को बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। दूसरे, भारत में कर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष के संग्रह में बहुत सुधार दिखाई दे रहा है। कर ढांचे को आसान बनाकर संबंधित नियमों के अनुपालन में सुधार करते हुए कर संग्रह में लगभग 20% की वृद्धि हासिल की गई और देश में अनौपचारिक क्षेत्र भी तेजी से औपचारिक क्षेत्र में बदल रहे हैं। इससे कर संग्रहण के साथ साथ रोजगार के अवसर भी औपचारिक क्षेत्र में अधिक निर्मित हो रहे हैं और तथा विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलते दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से कोरोना के बाद से वर्ष 2022 से 2024 के बीच भारत में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में औसतन 38,257 रुपये की वृद्धि दर्ज हुई है। अब यह प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये को पार कर गई है। इस दौरान प्रति व्यक्ति बचत एवं पूंजी निर्माण में भी वृद्धि दृष्टिगोचर है। भारत में सकल बचत की दर वित्तीय वर्ष 2023 में 23.2% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में 32.3% से अधिक रहने की संभावना व्यक्त की गई है, जो वित्तीय वर्ष 2014 के बाद से सबसे अधिक दर रहने वाली है। अब देश में पूंजी का उपयोग अधिक दक्षता के साथ किया जा रहा है और जिससे क्रमिक पूंजी उत्पाद अनुपात में पर्याप्त सुधार हुआ है। यह अनुपात दर्शाता है कि अतिरिक्त उत्पाद के निर्माण में कितनी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होने वाली है। वित्तीय वर्ष 2012 में क्रमिक पूंजी उत्पाद अनुपात 7.5% था, जो वित्तीय वर्ष 2023 में घटकर 4.4% हो गया। अतः देश में वर्तमान बचत दर को देखते हुए भारत आसानी से 8% प्रति वर्ष की विकास दर हासिल कर सकता है। कुल मिलाकर भारतीयों को आर्थिक क्षेत्र में अच्छे समाचार मिलने लगे हैं, क्योंकि देश रोजाना किसी न किसी क्षेत्र में नए रिकॉर्ड बनाता दिखाई दे रहा है। अच्छा कॉलम है, अच्छा आर्टिकल है, जो मानना हो। शेयर बाजार में तेजी से निवेशकों की चांदी। तो भारतीय शेयर बाजार इन दिनों अछाल पर है। शुक्रवार को सेंसेक्स 73,819 के स्तर पर पहुंच गया है। वैसे तो यह अप्रत्याशित नहीं है। कीमतों का इतिहास उत्तरोत्तर बढ़ने का है। कीमतें गिरती कभी कभी ही हैं, जब मंदी आती है या फिर पूर्ति मांग से बहुत अधिक हो जाती। कीमतें चाहे खाने पीने, कपड़े या अन्य उपभोक्ता पदार्थ, सोने चांदी, जमीन जायदाद, धातुओं, मशीनों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, विभिन्न प्रकार सेवाओं की बढ़ती रही हैं। वैसे ही अच्छी कंपनियों के शेयर की कीमतें भी हैं, किंतु अन्य वस्तुओं और सेवाओं की अपेक्षा शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव कई बार बहुत तेजी से होता है। स्वदेशी और विश्व की अर्थव्यवस्था की दिशा, सरकार की नीति, राजनीतिक अस्थिरता और प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, युद्ध, बड़ी आर्थिक शक्तियों की अर्थव्यवस्था में हलचल आदि शेयर कीमतों में आकस्मिक बदलाव के कारण बनते हैं। ऐसे में शेयर धारकों को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। और शेयर बाजार में निरंतर तेजी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह होता है कि अधिक से अधिक निवेशक पूंजी लगाने को आकर्षित होते हैं। शेयर बाजार में पूंजी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, स्वदेशी संस्थागत निवेशक और आम खरीदार लगाते हैं। जब खरीदारी अधिक होती है तो शेयरों की कीमत चढ़ने लगती है और जब बिकवाली का माहौल होता है तो कीमतें नीचे जाने लगती हैं। देश में 2 बड़े राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज हैं, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एवं NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 5,000 से ज़्यादा अधिक शेयर हैं, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2,200 से अधिक। क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 21 है। इन स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिदिन विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक एवं सेवा क्षेत्र के हजारों शेयरों की खरीद बिक्री रोज होती है। सेंसेक्स संवेदनशील और सूचकांक शब्दों का मिश्रण है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत सूचीबद्ध 30 बड़ी कंपनियों, जिन्हें ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है, उनके सबसे लोकप्रिय बाजार की गतिविधियों को दर्शाता है। इन कंपनियों में 5 सबसे बड़ी कंपनियों की मार्केट पूंजी और इस समय 66 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। निफ्टी का सूचकांक 50% कंपनियों के आधार पर बनाया जाता है। शेयर बाजार में पूंजी निवेश पर लाभ की कोई गारंटी नहीं होती है, जैसे बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट पर होती है। यह बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है। शेयर बाजार उछाल पर होता है तो निरंतर बढ़त होती है और यदि गिरता है तो कुछ मिनटों में ही भारी नुकसान होता है। निवेश करते समय इस खतरे को ध्यान में रखना आवश्यक है कि निवेशक को अपनी संचित पूंजी, अपने खर्चे और अपनी हानि बर्दाश्त करने की क्षमता के अनुसार पूंजी लगानी चाहिए। शेयर बाजार में सभी व्यवसायों की बड़ी, मध्यम और छोटी कंपनियों के शेयर होते हैं। किसी एक व्यवसाय या कंपनी के शेयर में सारा धन लगाने की अपेक्षा विभिन्न औद्योगिक और व्यापारिक, बैंकिंग व सेवा कंपनियों में धन लगाना खतरे को कम करता है। अच्छी कंपनियों में लंबे
अवधि के निवेश आमतौर पर लाभदायक होते हैं। किसी भी कंपनी के शेयरों में पूंजी लगाने के लिए पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। इंटरनेट पर कंपनियों के बारे में कुछ डाटा मिल जाता है, कुछ उनके प्रोस्पेक्टस और वार्षिक रिपोर्ट से अनुभवी ब्रोकर की सलाह फायदेमंद हो सकती है। वहीं तत्काल बड़े लाभ और कम समय में बहुत अधिक लाभ का लालच लेने वाले ब्रोकरों से सावधान रहना चाहिए। भावावेश में आकर पूंजी लगाने से बचना चाहिए। अपने सूझबूझ और अनुभव एवं विश्वसनीय सलाह का इस्तेमाल करना चाहिए। शेयर मार्केट में अगर निवेश करते हैं तो ये आप लोगों के लिए खबरें हैं। एक अनूठा बैंक खरी खरी तंज कसा जाता है। यह अंत नहीं बल्कि पाला बदल का आरंभ है। ये आप देख रहे हैं बिहार में चल रहा है ना, जो इन्फ्लुएंसर मार्केट पर नकेल। आज इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर्स द्वारा कई ब्रांड को प्रमोट किया जा रहा है। ऐसे विनियमन के दायरे में तो लाया जा रहा है, परंतु इस पर पर्याप्त नजर नहीं रखी जा सकती है। इसलिए उपभोक्ताओं को ही जागरूक होना चाहिए ताकि नियमितताओं को नियंत्रित किया जा सके। आजकल आप देख रहे हैं कि उनकी बात हो रही है कि फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा आजकल आप देख रहे हैं कि कई बार गेम का प्रचार प्रसार करते हुए दिखते हैं कई यूट्यूबर, कई गलत चीज़ों का, तो उन्हीं को रोकने के लिए बातें हो रही हैं। और बात ज़्यादा पुरानी नहीं, आज से 5 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि एक ऐसा समय आएगा जब आप कुछ ना करते हुए भी बहुत कुछ करेंगे, उससे आपकी आमदनी भी होगी। बात चाहे यात्राओं की हो या खान पान की हो और फैशन की हो। देश विदेश की बड़ी कंपनियों ऐसे लोगों को इंटरनेट पर ज़्यादा फॉलोअर रखते हैं, अपने प्रोडक्ट के विज्ञापन के भी पैसे दे रही हैं और उनकी खर्ची भी उठा रही हैं। और इंटरनेट की दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी गतिशीलता, नया बहुत जल्दी पुराना हो जाता है और नई संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म नित्य नए रूप बदल रहे हैं, उसमें नए नए फीचर्स जोड़े जा रहे हैं। इन सारी कवायद का मतलब ऑडियंस से ज़्यादा समय तक अपने प्लेटफॉर्म में जोड़े ही रखना है। इसका बड़ा कारण इंटरनेट द्वारा पैदा हो रही आय भी है। यह एक इतना तेज और जन सामान्य का संचार माध्यम बन गया है कि इसने अपने हर उस व्यक्ति को जिसके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट मीडिया पर उसकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है और एक चलता फिरता सूचना प्रसारक बन गया है। इंटरनेट मीडिया रातों रातों लोगों को सेलिब्रिटी बना दे रहा है और जिसमें बड़ी भूमिका फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म निभा रहे हैं। मूल्यांकन सलाहकार फार्म कॉल की एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 साल में भारतीय ब्रांड्स ने अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर खर्च दोगुना कर दिया है। कोरोना ने बड़ी मात्रा में डिजिटलीकरण को प्रेरित किया है। लिहाजा भारत में इंटरनेट मीडिया के कंटेंट क्रिएटर इंडस्ट्री में 25% की गति से बढ़ रही। इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर अब ब्रांड को एक बड़े दर्शक वर्ग में कम खर्च में पहुंचाने का एक सुलभ तरीका बन गया। आज भारत में लगभग 8 करोड़ कंटेंट क्रिएटर हैं, जिसमें वीडियो स्ट्रीमर्स, इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स शामिल हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी IQVIA वायर के एक शोध से पता चला है कि लगभग 35% ग्राहकों की खरीदारी नोएडा इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर पोस्ट, रील्स और वीडियो देखकर लिए जा सक रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के आंकड़ों के अनुसार नैनो इन्फ्लुएंसर जिनके पास 10,000 से कम फॉलोवर हैं, उन्होंने 2020 में इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक एंगेजमेंट अर्जित की है, जबकि माइक्रो इन्फ्लुएंसर जिनके पास 10,000 से 50,000 के बीच फॉलोवर हैं को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ज़्यादा दर्शक मिले हैं, उनकी एंगेजमेंट दर कम थी। इंटरनेट मीडिया यूजर्स अपनी बड़ी फैन फॉलोइंग का लाभ इंटरनेट मीडिया पर इन्फ्लुएंसर के तौर पर उठा रहे हैं। यह प्रवृत्ति विज्ञापन के एक नए माध्यम के रूप में तेजी से उभर रही है। इंटरनेट मीडिया अब आम इंटरनेट यूजर्स को सितारा बना रहा है और देश में इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर व्यक्ति और ब्रांड प्रमोशन का बड़ा औजार बनकर सामने आया है। वस्तुतः इंटरनेट मीडिया विज्ञापन का एक गैर पारंपरिक माध्यम जो शेष अन्य मीडिया, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक्स से अलग है। यह एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है जिसे उपयोग करने वाला व्यक्ति इंटरनेट मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि का इंटरनेट के माध्यम से उपयोग कर किसी भी नेट कनेक्टेड व्यक्ति तक पहुँच बना सकता है। इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंस पर वह आम व्यक्ति होता है जिसकी विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारी फॉलोअर्स होते हैं और वह अपनी इस लोकप्रियता का उपयोग विभिन्न तरह के उत्पाद बेचने में करता है और इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दूसरे विज्ञापन माध्यमों की तुलना में अधिक है। देश के लाखों युवा इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर को एक करियर के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। भारत में चूंकि इंटरनेट बाजार में पर्याप्त संभावना है, इसलिए इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर का यह दौर चलेगा, परंतु उसकी जुड़े कुछ चिंताएं भी हैं। भारत के इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग उद्योग को विनियमित की जरूरत है ताकि तथ्यों के गलत प्रस्तुतिकरण से बचाया जा सके। भारत उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने हाल ही में यह घोषणा की कि ऐसे ग्राहक हितों की रक्षा के लिए दिशा निर्देश बनाए जाने आवश्यक हैं। इंटरनेट मीडिया पर विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटीज भी इसके दायरे में होंगे। किसी भी भ्रामक विज्ञापन और इन्हें नहीं मानने पर इन्फ्लुएंसर्स को 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी देना होगा। निरंतर अवमानना करने पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। साथ ही उस प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने कार्रवाई भी संभव है। वस्तुतः इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आत्मनियंत्रित करने की आवश्यकता है ताकि वे नीति निर्माण में भाग ले सकें और एक उद्योग पर इसका सकारात्मक प्रभाव हो। तो आज के न्यूज़पेपर के जो आपका संपादकीय पार्ट है
उसकी यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, ईमानदारी से पढ़िए, देखिए मेहनत करिए और 100% अपना दीजिए और अपने आप को झोंक दीजिए इसमें, सच से झोंके आप, इतना यकीन मानिए। ठीक है, धन्यवाद। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर बताया करिएगा। शाम के 6 बजे आप लोग ज़रूर जुड़िए, टेस्ट ज़रूर दीजिएगा।